औरतें और मर्द पूजा करने जा रहे थे। मैं भी उनके साथ मंदिर में दाखिल हो गया। जनूबी हिंद के मंदिर बड़े पुरस्कार, घुटे घुटे और तंग और तारीख होते हैं। विष्णु भगवान की मूर्ति के आगे दिए जल रहे थे, घंटियां बज रही थी, पुजारी वेदों के मंत्र पढ़ रहा था। मैं भी एक जगह दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। मेरा ख्याल था कि जो आदमी मेरा पीछा कर रहा था वो मंदिर में जरूर आएगा, मगर वो अंदर नहीं आया। मैंने 15 मिनट इंतजार किया। फिर जब बाहर निकलने लगा तो अचानक उसी लड़की पर नजर पड़ी जिसे मैंने पहली बार चिल्ड्रन पार्क में और उसके बाद मार्केट में देखा था, और जो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई थी। ये लड़की माथे पर तिलक लगाए, बाल कांधों पर खुले छोड़े, हाथ में पूजा के फूल लिए विष्णु भगवान की पूजा करने मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रही थी। उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो जरा ठिठक सी गई। फिर खामोशी से मेरे करीब से गुजर कर मूर्ति के स्थान के पास खड़ी हो गई और दिए की जोत जगा कर पूजा करने लगी। मैंने इस मौके को गनीमत जाना और जल्दी से वापस आकर मूर्ति के सामने वाली दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। जब यह लड़की पूजा करने के बाद वापस जाने लगी तो मैं सोचे समझे मंसूबे के तहत दीवार से हटकर उसकी तरफ बढ़ा और ऐसी अदाकारी की जैसे किसी पत्थर से ठोकर खाकर गिरा हूं। लड़की ने बेचैन सा होकर मेरी तरफ देखा और अपनी जबान में कुछ कहा। मैंने मुस्कुराकर अंग्रेजी में कहा, मैं तुम्हारी जबान नहीं समझता, शुक्रिया। उसने अंग्रेजी में पूछा कि मुझे चोट तो नहीं आई। यही जुमला मैं उसके मुंह से निकलवाना चाहता था। मैंने निहायत चर्ब जबानी से काम लेते हुए मौसम और तिरसनापली शहर की लड़कियों के हुस्न की बातें शुरू कर दी। वो ज़ेर-ए-लब मुस्कुराती रही। सीढ़ियां उतरकर वो एक तरफ दरख्तों के बीच वाली पगडंडी पर चल पड़ी। मैंने अपनी उकाब जैसी नजरों से इर्द गिर्द का जायजा लिया। मेरा दिल जरा सा धड़क उठा। वो कमबख्त अजनबी एक दरख्त के पास खड़ा था और मुझे मंदिर से निकलते देख कर मेरे पीछे पीछे चलने लगा था। अब ये बात साबित हो गई थी कि वो CID का आदमी है और उसे किसी न किसी वजह से मुझ पर शक हो गया है। मैं मजीद इन्हिमाक से लड़की से बातें करने लगा। लड़की मेरी गर्मजोशी पर हैरान और कुछ परेशान भी हो रही थी। मैंने उसे बताया कि मेरा नाम राजा राम तिवाड़ी है और पंजाब में प्लास्टिक की एक फर्म का एजेंट हूँ। लड़की ने कोई जवाब न दिया। वो एक तरफ घूम गई। आगे सड़क थी जहाँ एक छोटी गाड़ी उसका इंतजार कर रही थी। लड़की ने रुककर मेरी तरफ देखा और अंग्रेजी में कहा, मेरा नाम मालिनी अय्यर है। मैंने उसे अपने होटल कृष्णा का नाम बताया ही था कि लड़की तेजी से अपनी गाड़ी की तरफ मुड़ गई, जहाँ एक दुबला पतला काला ड्राइवर पहले से दरवाजा खोले खड़ा था। वो गाड़ी में बैठकर चली गई और मैं हाथ हिला हिला कर उसे अलविदा करने लगा। गर्दन खुजाने के बहाने पीछे देखा तो CID का आदमी कुछ फासले पर खड़ा सिगरेट पी रहा था। मैं सड़क पर जाने की बजाय दरख्तों के बीच से होकर एक तरफ चलने लगा। मैं उस इलाके से बिल्कुल वाकिफ नहीं था। वो आदमी बराबर मेरा ताकुब कर रहा था। ख्याल आया कि क्यों ना इसको अपना तिलिस्मी नंबर बता दूं, लेकिन फिर कुछ सोचकर मैंने भागने का फैसला कर लिया। बाएं जानिब किसी स्कूल की दीवार दरख्तों के साथ साथ जा रही थी। दीवार कद्दे-आदम थी, मगर मेरे लिए उसे फांदना मुश्किल नहीं था। दीवार के करीब जाकर मैंने उछल कर दीवार की मुंडेर पकड़ी और दूसरी तरफ कूद गया। पीछे तेज तेज कदमों की आवाज आने लगी। ये आवाज उसी भारतीय CID वाले के कदमों की थी। जाहिर है वो मुझे दीवार फांदते देखकर मेरे पीछे भागा था। मैं स्कूल की दीवार की दूसरी तरफ गिरा। ये स्कूल के नौकरों के क्वार्टरों का पिछवाड़ा था और जहाँ दुनिया जहान का झाड़ झनकार उगा हुआ था। एक कुत्ता मुझे देखकर भौंका। 2-4 मुर्गियां कड़कड़ाती हुई इधर उधर भाग गईं। किसी क्वार्टर में से आदमी की आवाज आई और कुत्ता खामोश हो गया। मैं दीवार के साथ साथ दौड़ने लगा। क्वार्टरों से निकलकर तरकारियों की एक छोटी सी खेती को रौंदता हुआ मैं स्कूल के बरामदे में से होकर एक कमरे में घुस गया, जहाँ एक काली कलोटी उस्तानी बच्चों को पढ़ा रही थी। वो मुझे देखकर डर गई। उसने शोर मचा दिया। मैं कमरे के दूसरे दरवाजे से भागकर जुनूबी बरामदे में आ गया। मेरा ब्रीफकेस मुझे परेशान कर रहा था। मुझे अपने पीछे तेज तेज कदमों की आवाज सुनाई थी। इंडियन CID का आदमी मेरे पीछे भागता चला रहा था। मैं स्कूल के अकबी गेट की तरफ दौड़ा। मेरी नजर एक साइकिल पर पड़ी जो गेट की दीवार के साथ खड़ा था। लपक कर मैं साइकिल पर सवार हुआ और बेतहाशा पांव मारता स्कूल के अहाते से सड़क पर निकलकर एक तरफ रवाना हो गया। देखते देखते मैं 2-3 बाजारों में से गुजर गया। ब्रीफकेस बाएं हाथ में थामने की वजह से साइकिल का हैंडल गैर मुतवाजन होता जा रहा था। फिर भी मैं उसे उड़ाए लिए जा रहा था। मैं इन बाजारों से नावाकिफ था। कुछ पता नहीं था कि मैं किधर जा रहा हूँ। अब मुझे साइकिल छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि हो सकता था कि ताकुब करने वाला किसी रिक्शा या टैक्सी पर मेरा पीछा करने लगा हो। एक जगह सड़क बाएं जानिब घूमी तो मैंने एक टैक्सी देखी जिसमें से सवारियां उतर चुकी थी और एक आदमी टैक्सी वाले को किराया अदा कर रहा था। मैं तेजी से टैक्सी की तरफ गया। साइकिल एक छकड़े के साथ लगाई और जल्दी से दरवाजा खोलकर टैक्सी में बैठ गया। रेलवे स्टेशन चलो, मैंने अंग्रेजी में कहा। टैक्सी ड्राइवर पैसे बटवे में रख रहा था। मैंने जेब से 50 रुपए का नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया और कहा, जल्दी चलो, रेलवे स्टेशन। नोट देखकर ड्राइवर की बातें खिल गई। उसने मीटर डाउन किया और टैक्सी स्टार्ट कर दी। मैंने गर्दन घुमाकर पीछे देखा तो इंडियन जासूस कहीं नजर न आया।
मैं उसे जुल देने में कामयाब हो गया था। फिर मैंने सर नीचे कर लिया और टैक्सी वाले को तेज चलने की हिदायत की। टैक्सी बड़ी सड़क पर आकर रेलवे स्टेशन की तरफ दौड़ी जा रही थी। मैंने पहली बार इत्मीनान का सांस लिया। दिन का वक्त था। तिरुचिरापल्ली के रेलवे स्टेशन पर काफी रौनक थी। टैक्सी पार्किंग में जाकर खड़ी हुई। मैं तेजी से निकलकर रेलवे स्टेशन की लॉबी में आ गया और सीधा एक टॉयलेट में घुस गया। सबसे पहले मैंने ब्रीफकेस हाथ से रखकर आईने में अपना चेहरा देखा। मेरे बाल बिखरे हुए थे। मुंह पर पानी का छींटा मारा, बालों में कंघी की और टॉयलेट से बाहर आकर जायजा लिया। वो आदमी मुझे कहीं दिखाई न दिया। फिर भी मैंने प्लेटफॉर्म का टिकट लिया और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आकर टी स्टॉल की ओट में दीवार के साथ लगे हुए बेंच पर बैठ गया। प्लेटफॉर्म पर मुसाफिरों का काफी रश था। शायद कोई गाड़ी आ रही थी। 5 मिनट बाद मैं उठा और रेलवे स्टेशन से बाहर आ गया, जहाँ से मैंने टैक्सी ली और उसे कृष्णा होटल चलने को कहा और सर नीचे करके पिछली सीट पर बैठ गया। खुद अजाने कहां से घुमाता हुआ ड्राइवर मुझे कृष्णा होटल ले गया। अपने कमरे में आकर मेरी जान में जान आई। मैंने खिड़की का पर्दा जरा सा हटाकर नीचे सड़क पर देखा। कोई मशकूक आदमी दिखाई न दिया। मैं पलंग पर लेट गया और आंखें बंद करके सोचने लगा कि मुमकिन है मुझे तिरुचिरापल्ली शहर में अभी 1 महीना मजीद ठहरना पड़े। सारा दिन होटल में पड़े रहने से मैं होटल वालों की नजरों में आ सकता था। उन दिनों ढाका फॉल के बाद सारे हिंदुस्तान में ये अफवाहें आम थी कि मशरकी पाकिस्तान से कई पाकिस्तानी जासूस हिंदुस्तान में दाखिल हो गए हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं उस शहर को छोड़ भी नहीं सकता था। पाम ऑयल नारुमनी मिशन के एजेंट मुझे किसी भी वक्त तलब कर सकते थे। मैंने वक्ती तौर पर इन परेशान कुन ख्यालात को जहन से निकाल दिया और खाना कमरे में भिजवाने के लिए सर्विस वालों को फोन कर दिया और खुद अखबार पढ़ने लगा। 20 मिनट बाद दरवाजे की घंटी बजी तो मैं चौंक पड़ा। उठकर चाबी के सुराख में से बाहर देखा। होटल का बैरा खाने का तश्त लिए खड़ा था। मैंने आहिस्ता से दरवाजे का एक पट खोल दिया। बैरा कमरे में आकर खाना लगाने लगा। यहाँ होटल के मुलाजिमों को यही पता था कि मेरा नाम राजा राम तिवाड़ी है। मैं जालंधर का रहने वाला हूँ और अपनी फर्म के लिए ऑर्डर बुक करवाने तिरुचिरापल्ली आया हूँ। चुनाचे ये सब लोग मुझसे अंग्रेजी या टूटी फूटी हिंदुस्तानी जबान में बातें करते। बैरे ने मुझे बताया कि निस्फ घंटे कबल मेरा फोन आया था। मैं उस वक्त अपने कमरे में नहीं था। मैंने पूछा किसका फोन था। बैरे ने कहा कि कोई औरत बोल रही थी। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। यकीनन सांवली सी खुशशक्ल लड़की मालिनी अय्यर का फोन होगा, जिसको मैंने मंदिर से वापस जाते हुए कृष्णा होटल का नाम बताया था। बैरा चला गया तो मैं मालिनी अय्यर के बारे में सोचने लगा। कहीं ये लड़की भी दुश्मन की एजेंट ना हो। मुझे उससे दूर रहना होगा। खाना खाते हुए मैं इस किस्म के ख्यालात में उलझा हुआ था। बैरा खाली बर्तन वापस ले जाने लगा तो मैं उसे ये कहते कहते रुक गया कि अगर मेरा कोई फोन आए तो कह देना कि मैं कमरे में नहीं हूँ, क्योंकि खुद मेरे ग्रोह के आदमियों का फोन भी आ सकता था। मैं दरवाजा अंदर से बंद करके लेट गया। अचानक फोन की घंटी बजी। मैंने धड़कते हुए दिल के साथ रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज आई। उसने अंग्रेजी में पूछा, मिस्टर तिवाड़ी बोल रहे हैं? ये मालिनी अय्यर के सिवा और कोई लड़की नहीं हो सकती थी। तिरुचिरापल्ली शहर में यही एक लड़की मुझे जानती थी। मैंने आहिस्ता से कहा, मैं तिवाड़ी बोल रहा हूँ। मैंने पहले भी फोन किया था, तुम नहीं थे। सुनो, मैं कंदरम मार्केट में शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। वही मार्केट जहाँ तुमने मुझे एक दुकान से निकलते देखा था। उसी दुकान के सामने एक रेस्टोरेंट है। मैं वहाँ मौजूद होंगी। क्या तुम आओगे? मैंने जानबूझकर सवाल किया। कौन? लड़की जी हल्की सी हंसी सुनाई थी। तुमने मुझे अभी तक नहीं पहचाना? मैं मालिनी बोल रही हूँ, मालिनी अय्यर। मैंने टेलीफोन करने और कॉफी की दावत का शुक्रिया अदा करते हुए माजरत की और कहा कि मैं आज शाम तक बेहद मसरूफ हूँ, कहीं नहीं जा सकता, फिर किसी रोज मिलूंगा। ये कहकर मैंने फोन बंद कर दिया, लेकिन घंटी एक बार फिर बज उठी। मालिनी मेरे एकदम फोन बंद कर देने से सख्त नाराज थी। तुमने मेरी तौहीन की है, अब मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। और उसने फोन बंद कर दिया। चलो ये भी अच्छा हुआ, जान छूटी, मैंने सोचा। लेकिन ये ख्याल अब दिल को परेशान करने लगा कि अगर ये लड़की एजेंट है तो उसे मेरे होटल और कमरे का पता चल गया है, वो मुझे पकड़वा सकती है। फिर ख्याल आया कि आखिर मैं भी इस वक्त इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस के एक बहुत बड़े सुपर ग्रोह का आदमी हूँ और मेरे शनाख्ती कार्ड पर टॉप सीक्रेट B69 भी लिखा हुआ है। ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन वही मेडिकल चेकअप वाली बात बार बार मुझे परेशान कर देती, क्योंकि इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस ने जिस आदमी को पाकिस्तान दुश्मन मिशन के लिए चुना था और जिसको मैंने कत्ल करके ये भेस बदला था, वो भी एक पंजाबी हिंदू था। इन हक़ाइक़ के पेश नजर जरूरी था कि मैं ये होटल तब्दील कर दूं। अब सवाल ये था कि अपने गैंग के आदमियों को इतला दिए बगैर मैं होटल नहीं बदल सकता था, और उनमें से अभी तक ना तो किसी का फोन आया था और ना ही वो खद्दर पोश एजेंट मिलने आया था। आखिर मैंने यही फैसला किया कि जो होगा देखा जाएगा, मुझे इसी होटल में रहना होगा। मेरे पास कोई पिस्तौल या खंजर भी नहीं था। सोचा रात को बाजार में जाकर और कुछ नहीं तो एक चाकू ही खरीद लिया जाए। रात को खाना खाने के बाद टैक्सी लेकर एक मार्केट में चला गया और चाकू खरीद कर वापस होटल में आ गया।
अगले रोज दोपहर के बाद जी चाहा कि शहर की सैर को निकलूं, मगर हिफाजती तदाबीर का तकाजा यही था कि अंदर कमरे में रहूं। मैं जिस होटल में ठहरा हुआ था उसके पीछे एक कुशादा पार्क के किनारे एक बहुत बड़े शॉपिंग सेंटर में एक सिनेमा भी था, जहां ग्रेगरी पेक की एक अंग्रेजी फिल्म चल रही थी। रात को खाना खाने के बाद दिल चाहा कि क्यों ना फिल्म का आखिरी शो देखा जाए। सिनेमा घर ज्यादा दूर नहीं था, चुनाचे मैं 9:45 बजे कमरा बंद करके सिनेमा घर की तरफ चल पड़ा। मैं वीरान और कम रोशन रास्ते से होता हुआ सिनेमा घर की इमारत में पहुंच गया। फिल्म शुरू हो चुकी थी। मैंने टिकट लिया और हॉल में आकर बैठ गया। पर्दा पर घोड़े दौड़ रहे थे और काउबॉयज ठाई ठाई भूलियां जला रहे थे। इतनी तफरीह मेरे लिए काफी थी। मैं फिल्म देखने में मगन हो गया। हॉल में ज्यादा लोग नहीं थे। इंटरवल हुआ तो मैं कैंटीन पर कॉफी पीने के लिए आ गया। ये मेरी गलती थी, मुझे सिनेमा हॉल में ही रहना चाहिए था। जनूबी हिंद में चाय कम और कॉफी ज्यादा पी जाती है। कैंटीन पर कुछ दूसरे लोग भी कॉफी पी रहे थे। कैंटीन के पहलू में एक काउंटर सा बना हुआ था जिसके ऊपर तमिल और अंग्रेजी जबान में मुस्लिम बिरयानी एंड कॉफी शॉप लिखा था। एक लड़का वहाँ खड़ा ग्राहकों के लिए कॉफी बना रहा था। जनूबी हिंद के मुसलमान बिरयानी बहुत अच्छी पकाते हैं और बड़े शौक से खाते हैं। यहाँ रेलवे स्टेशन पर भी बिरयानी के पार्सल मिलते हैं। ये लोग केले के पत्तों में पैक करके मुसाफिरों को देते हैं, जिन्हें वो पार्सल कहते हैं। मुस्लिम कॉफी शॉप को देखकर मैं बेइख्तियार काउंटर के पास चला गया और कॉफी का ऑर्डर दिया और काउंटर पर कोहनी टिकाकर एक तरफ घूम कर देखा तो मेरे जिस्म में खून जैसे जम सा गया। वही कमबख्त सीक्रेट सर्विस का आदमी कोने में खड़ा किसी से बातें कर रहा था। उसने भी मुझे देख लिया था। मैंने जल्दी से रुख मोड़ लिया और कॉफी की प्याली थाम कर चुस्कियां लेने लगा, लेकिन अब कॉफी मेरे लिए जहर हो गई थी। मेरा जहन तेजी से काम कर रहा था कि इतने में किसी ने मेरे कांधे पर हाथ रख दिया और पंजाबी जबान में आहिस्ता से कहा, मुसलमाना दी कॉफी बड़ी चंगी होती है। पंजाबी में जुमला अदा करके उसने मुझे ये तासुर देने की कोशिश की थी कि वो मेरे दिल की गहराइयों तक पहुंच गया है और मेरा राज उस पर फाश हो चुका है। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। वो भारतीय पंजाब पुलिस या फौज का आदमी था। मैंने अपने हवास को कतन मुंतशिर न होने दिया। उस वक्त मेरी कमांडो ट्रेनिंग मेरे काम आ रही थी, जिसने मेरे एहसासात को फौलादी बना दिया था। मैंने भी पंजाबी में मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ जी, हमें अमृतसर में इस किस्म की कॉफी नहीं मिलती। उसके होंठों पर मानी खेज मुस्कुराहट उभरी। उसकी चमकीली निगाहें मेरे दिल में उतरती जा रही थी। मेरा कांधा दबाकर बोला, पाकिस्तान में भी ऐसी कॉफी नहीं मिलती होगी। मैं बिल्कुल अनजान बन गया और कहा, मैं सिर्फ एक बार ही पाकिस्तान गया हूँ जी, मुझे मालूम नहीं। उसने दूसरा हाथ जेब में डाला और पिस्तौल निकालकर अपने हाथ में थाम लिया। मिस्टर, तुम बाजी हार चुके हो। मैं तुम्हारी तलाश में सुबह से घूम रहा था। बाहर मेरी जीप खड़ी है, चुपके से मेरे आगे आगे चलकर उसमें बैठ जाओ। बाकी बातें पुलिस स्टेशन पर होंगी। खबरदार भागने की कोशिश की तो मेरे पिस्तौल की गोली तुम्हारी रीढ़ की हड्डी तोड़ चुकी होगी। मैंने बड़े इत्मीनान से मुस्कुराते हुए कहा, आपको गलतफहमी हुई है। मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, अमृतसर का रहने वाला हूँ। प्लास्टिक मसनूआत की कंपनी का एजेंट हूँ और जहाँ अपने माल के लिए ऑर्डर बुक करने आया हूँ। ये देखो मेरा शनाख्ती कार्ड। मैंने जेब से शनाख्ती कार्ड निकालकर उसके सामने कर दिया। उस कार्ड पर B69 लिखा हुआ था। एक लम्हे के लिए वो ठिठक सा गया, मगर उस कमबख्त को मेरे मुसलमान और पाकिस्तानी जासूस होने का यकीन हो चुका था। फौरन ही पिस्तौल की नाली थोड़ी सी और आगे करके बोला, इसका मतलब है कि तुमने अपना जाल बहुत दूर तक फैला रखा है। अब तो तुम्हारी गिरफ्तारी जरूर होगी। तुम हमारी सीक्रेट सर्विस को भी उल्लू बना रहे हो। चलो थाने। तुम्हारे मुसलमान होने का तो जात से ही पोल खुल जाएगा। हम सारी गुफ्तगू पंजाबी में कर रहे थे। पिस्तौल का रुख उसने यूं मेरी तरफ कर रखा था कि कोई दूसरा उसे नहीं देख सकता था। उसने पिस्तौल से मुझे आगे आगे चलने का इशारा किया। हालात का तकाजा था कि मैं खामोशी से उसकी हिदायत पर अमल करूं। सिनेमा घर से निकलकर मैं कोई कमांडो अटैक कर सकता था। बदकिस्मती से उस वक्त मेरे पास चाकू भी नहीं था। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा तो वो बिल्कुल मेरे साथ लगकर चलने लगा। जीप तक पहुंचने से पहले पहले कुछ कर गुजरना चाहिए था। इंटरवल खत्म होने की घंटी बजी और लोग सिनेमा हॉल के दरवाजों का रुख करने लगे। मैं खामोशी से सड़क क्रॉस करने लगा। मेरा जहन तेजी से काम कर रहा था। हम जीप के करीब पहुंच गए। उसने मुझे आगे बैठने का इशारा किया। मैं बैठ गया। अपने बाएं हाथ में थाम कर उसने पिस्तौल की नाली मेरी पसलियों से लगा दी और दाएं हाथ से स्टीयरिंग संभाल कर जीप स्टार्ट कर दी। रात के 10:30 का अमल होगा। तिरुचिरापल्ली शहर की सड़कें ट्रैफिक से खाली थी। उसे जीप चलाने, घुमाने और स्टीयरिंग कंट्रोल करने में कोई दिक्कत पेश नहीं आ रही थी। डायल की सुई बता रही थी कि जीप 35 मील फी घंटा की रफ्तार से जा रही है। शायद पुलिस स्टेशन करीब आ रहा था। जीप की रफ्तार हल्की हो गई। मैं खुद को बिल्कुल बेबस महसूस कर रहा था, लेकिन उसी वक्त कुदरत ने मुझे एक सुनहरा मौका मुहैया किया। एक ट्रक बगली सड़क से निकलकर अचानक सामने आ गया। उसने एकदम ब्रेक लगाई और उसका बायां हाथ जिसमें पिस्तौल था कुदरती तौर पर स्टीयरिंग की तरफ उठा। मैंने दाएं हाथ की शदीद ज़रब उसकी कलाई पर लगाई। पिस्तौल उसके हाथ से छूट पड़ा। मैंने पिस्तौल पर हाथ डाला तो उसने बायां हाथ मेरी गर्दन पर मारा। दूसरी तरफ ट्रक तूफानी अंदाज में हमारे पहलू से निकल गया। जीप का तवाजुन बिगड़ गया था। दूसरे ही लम्हे पिस्तौल मेरे हाथ में था और उसकी नाल एजेंट की गर्दन से लगी हुई थी। मैंने हुक्म दिया, जीप को वापस मोड़ो।
उसने जीप खामोशी से मोड़ ली, मगर बहुत जल्द सड़क के किनारे ले जाकर रोक दी और बोला, तुम पुलिस की जद से नहीं बच सकोगे। मेरे साथी जो सिनेमा में मेरे साथ खड़े थे मेरे खुफिया इशारे पर थाने खबर कर चुके हैं और वो लोग तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे, इसलिए बेहतर है कि खुद को मेरे हवाले कर दो। मैंने जवाब देने के बजाय ट्रिगर दबा दिया। एक धमाका हुआ, गोली उसकी गर्दन फाड़ती हुई निकल गई। खून उबल पड़ा और वो स्टीयरिंग पर झुक गया। मैंने उसे जीप से नीचे गिराया और जीप स्टार्ट करके उसे तूफानी रफ्तार से चलाता हुआ सिनेमा घर के अकब में कोई एक फरलांग के फासले पर लाकर दरख्तों के नीचे अंधेरे में खड़ी कर दी। पिस्तौल जेब में रखा और जीप से कूद गया। मैं फुटपाथ पर दरख्तों के नीचे अंधेरे में तेज तेज चला जा रहा था। होटल की लॉबी सुनसान पड़ी थी। मैंने अपने लिबास का जायजा लिया। मेरी तमीज पर कॉलर के करीब थोड़ा सा खून लगा हुआ था। मैं गर्दन खुजाने के बहाने कॉलर को हथेली से ढांपते हुए होटल की सीढ़ियां चढ़ने लगा। कमरे में पहुंचकर मैंने कमीज उतार कर कैंची से कॉलर काट डाला, फिर उसे पुर्जे पुर्जे करके फ्लश में बहा दिया। पिस्तौल को खोलकर देखा, उसमें भी गोलियां मौजूद थी। मैंने उसे पलंग के गद्दे के नीचे छुपा दिया और बत्ती बुझाकर खिड़की से पर्दा हटाकर नीचे देखा। होटल का फ्रंट पोर्शन खाली था। मैं बिस्तर पर लेट गया। जहन में तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे। सुबह इस इंडियन ऑफिसर की लाश और जीप मिल जाएगी। पुलिस इस सारे इलाके की तलाशी के लिए निकल खड़ी होगी। इस सूरत में मुझे पिस्तौल अपने पास नहीं रखना चाहिए। मैं उठ बैठा। उस होटल के पिछवाड़े एक बाग था जो रात के वक्त अंधेरे में डूबा हुआ था। मैंने पिस्तौल को रुमाल में लपेटा और बाग में ले जाकर एक जगह दफन कर दिया। मेरे जहन से एक बोझ सा उतर गया था। रात के 1 बजे के करीब मुझे नींद आई। सुबह आंख खुली तो काफी दिन निकल आया था। नहा धोकर मैं नीचे नाश्ता करने आ गया। ब्रेकफास्ट रूम में एक गैर मुल्की स्याह जोड़ा भी नाश्ता कर रहा था। उसमें किसी CID ऑफिसर के कत्ल की खबर नहीं थी। अपने कमरे में आकर मैंने रेडियो खोला। अंग्रेजी न्यूज बुलेटिन शुरू हो गया। मैं गौर से सुनने लगा। ये मकामी खबरें थी। न्यूज कास्टर बता रहा था कि सिंथिया रोड पर गुज़श्ता रात इंडियन पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर को कत्ल कर दिया गया है। पुलिस सरगर्मी से कातिल को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। ख्याल है कि ये वारदात किसी गैर मुल्की जासूस ने की है। मैंने रेडियो बंद कर दिया। दोपहर को पुलिस के 2 इंस्पेक्टर होटल में आ गए, मगर थोड़ी देर होटल के मैनेजर से बात करके वापस चले गए। होटल के मैनेजर ने अपने होटल को बदनामी से बचाने के लिए पुलिस को रिश्वत दे दी थी। ये बात मेरे हक में अच्छी साबित हुई। मैं पूछगिछ से महफूज रहा। मैं शाम तक अपने कमरे से बाहर न निकला। अब एक नई परेशानी बार बार मेरे दिल में सर उठा रही थी। जिस ऑफिसर को मैंने हलाक किया था उसने सिनेमा की लॉबी में खड़े अपने साथियों को खुफिया इशारे से मेरे बारे में बताया था। गोया उन्होंने मुझे देख लिया था और मेरी जानी कातिल की शनाख्त हो चुकी थी, और अगर उनसे आमना सामना हो गया तो वो मुझे फौरन पहचान लेंगे। मैं 2 दिन तक होटल में बंद रहा। दूसरे रोज दोपहर के बाद तिरुचिरापल्ली की खूबसूरत सांवली दोशीजा मालिनी अय्यर का फोन आ गया। मैंने उसकी आवाज पहचान ली और खामोश रहा। वो हेलो हेलो करती रही। मालिनी अय्यर मुझे बार बार पुकार रही थी। मैंने आहिस्ता से फोन बंद कर दिया। शाम की हल्की हल्की स्याही शहर की कुशादा सड़कों पर उतर रही थी कि मैं टहलने के लिए सड़क पर आ गया। 2 दिन कमरे में बंद रहकर मैं तंग आ गया था। कमबख्त निकाब पोश एजेंट की जानिब से भी कोई पेशरफ्त नहीं हो रही थी। कम से कम उनकी तरफ से कोई इशारा मिल जाता तो मुझे उस दुश्मन शहर से निजात मिल जाती। मिशन पाम ऑयल नारोमनी के महाज पर तो जैसे मौत का सन्नाटा तारी था। उनकी तरफ से आदमी तो दरकनार, कोई फोन भी नहीं आया था। मैंने सिनेमा वाले शॉपिंग सेंटर की तरफ जाने की बजाय बड़ी मार्केट का रुख किया। मैं फुटपाथ पर कोठियों की दीवार के साथ साथ जा रहा था। खुली हवा ने मुझे एक नई ताजगी का एहसास दिया। खंभों की मरकरी लाइट्स जाग उठी थी। सड़क पर गाड़ियां आ जा रही थी। फुटपाथ पर भी लोगों की आमदोरफ्त जारी थी। लोगों की निगाहों से बचने के लिए मैं कोठियों के दरमियान एक ज़ेली सड़क पर चल दिया। मान मुझे महसूस हुआ जैसे मेरा पीछा किया जा रहा हो। जब मैं बड़ी सड़क पर आया तो मैंने सुरमई धुंधलके में एक इंसानी जिस्म को कोने वाली कोठी की दीवार के साथ लगे देखा, जिसने मेरे पीछे चलना शुरू कर दिया था। एक बस स्टॉप पर मैं रुक गया कि हो सकता है ये मेरा वहम हो, लेकिन मुझे बस स्टॉप पर रुकते देखकर वो भी फुटपाथ पर रुक गया। मैंने सोचा कि अगर बस आ गई तो उसमें बैठकर निकल जाऊंगा। अभी मैं इसी उधेड़बुन में था कि एक छोटी एम्बेसडर गाड़ी मेरे करीब आकर रुकी। मैंने देखा कि तिरुचिरापल्ली की सांवली दोशीजा मालिनी अय्यर अगली सीट पर बैठी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। मिस्टर तिवाड़ी, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप किए देती हूँ। उस वक्त ये तमिल दोशीजा फरिश्ता रहमत बनकर आ गई थी। मैं फौरन उसकी गाड़ी में बैठ गया। उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। जब गाड़ी उस आदमी के करीब से गुजरी तो उसने घूर कर मुझे देखा। मैंने मालिनी को रफ्तार तेज करने के लिए कहा तो वो मुस्कुराकर बोली, इतनी जल्दी क्या है, आज कहाँ जा रहे हो? तुमने मेरे फोन का जवाब क्यों नहीं दिया? रिसीवर उठा घर चुप क्यों थे? वो अंग्रेजी जबान में मुझसे सवाल पर सवाल किए जा रही थी और मैं सामने लगे आईने में पीछे देखने की कोशिश कर रहा था। तारीकी छा चुकी थी। मुझे वो आदमी दिखाई न दिया। हमारे पीछे कोई टैक्सी या रिक्शा भी नहीं था। मैंने इत्मीनान का सांस लेते हुए मालिनी से माजरत चाही और कहा कि मैंने उसकी आवाज नहीं पहचानी थी। वो बोली, मगर मैंने तो फोन पर तुम्हें अपना नाम भी बताया था। मैंने कहा कि मैं इस शहर में परदेसी हूँ, एक फर्म का नौकर हूँ। मैं किसी जज्बाती मामले में नहीं फंसना चाहता, इसलिए फोन बंद कर दिया। मालिनी अय्यर खामोश हो गई।